नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम लोग भूगोल, विश्व का भूगोल का अध्ययन करेंगे। जो एनसीईआरटी बुक अभी न्यू बुक निकाली गई है अरिहंत प्रकाशन द्वारा, एनसीईआरटी, तो उसी का हम रिवीजन कर रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। विश्व का भूगोल है, आज तीसरा चैप्टर है। इसके पहले मैंने 2 चैप्टर करवा दिया है, प्लेलिस्ट में पढ़े हैं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस तीसरे पार्ट को, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये हर जगह इम्पॉर्टेंट है, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आपका यूपी का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये थ्योरी क्लास आपकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी बुक का आप रिविजन कर लेते हैं तो विश्व का भूगोल से या भारत के भूगोल से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें पृथ्वी की गतियाँ के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब, और अगला है ग्लोब देशांतर के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियाँ दोस्तों, और पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये देखिए। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रारंभिक एवं लोकप्रिय सिद्धांतों को प्रस्तुत किया गया है। ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पनाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया है प्यारे दोस्तों। एक तो अद्वैतवादी संकल्पना, ये क्या है दोस्तों, इसमें एक तारक सिद्धांत, इसे एक तारक सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी तथा सौरमंडल के सभी पिंड जैसे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह इत्यादि की उत्पत्ति एवं तारे सूर्य से पहले हुई है प्यारे दोस्तों। अगला, सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य से हुई है। इस मत के आधार पर कई विद्वानों ने अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत की है प्यारे दोस्तों। अगला है, कास्ते दा बफन ने 1794 ईस्वी में सर्वप्रथम यह माना कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य में एक बड़े पिंड के टकराने से उसके कई टूटे खंडों के आपस में मिलने से हुई है। अब देखिए, अद्वैतवादी संकल्पना से संबंधित परिकल्पनाएं निम्न हैं। कौन कौन सी हैं? गैसीय परिकल्पना। तो 1755 ईस्वी में इमैनुअल कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में वाक्य राशि सिद्धांत था गैसीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। अगला, निहारिका परिकल्पना। 1796 ईस्वी में फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम में पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादलों से हुआ है, जो सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे। अगला है दोस्तों, निहारिका की घूर्णन गति में तीव्रता के कारण अपकेंद्रीय बल में वृद्धि हुई है, और जब अपकेंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हुआ तो निहारिका से एक छल्ला अलग हुआ, और यही छल्ला बाद में 9 छल्लों में विभक्त हो गया। इसी से ग्रहों का निर्माण हुआ है प्यारे दोस्तों। अगला, अंतर तारक धूल परिकल्पना। ये क्या है दोस्तों? ऑटो श्मिट रूस ने वर्ष 1943 ईस्वी तक, कार्ल वाइजास्कर जर्मनी ने वर्ष 1950 में अंतर तारक धूल कल्पना प्रस्तुत की है। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति गैस एवं धूल कणों से हुई है। इन कणों के घर्षण तथा टक्कर से चपेट आकर बादलों का निर्माण हुआ है, और अभिवृद्ध द्वार ग्रहों का निर्माण हुआ है। ये है दोस्तों। अब देखिए, पृथ्वी का उद्भव। पृथ्वी अपने उद्भव के समय गर्म चट्टानी था, वीरान ग्रह थी। अगला, पृथ्वी में दोस्तों वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना है। आज पृथ्वी के वायुमंडल से अलग था। कुछ भौगोलिक घटनाओं व क्रियाओं के कारण पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई है, जहां जल तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ है। अगला, पृथ्वी की विकास के लिए महत्वपूर्ण दशाएं उपलब्ध हैं तथा एक वातावरण निर्मित हुआ है जो आसपास के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक हो सका है। इसने जीवन की अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण किया है प्यारे दोस्तों। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाह्य छोर से लेकर पृथ्वी के क्रोड
तक तो जो पदार्थ पाए गए हैं वह एक समान नहीं है दोस्तों। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह के नीचे उसके भीतर भाग में अनेक मंडल हैं जिसमें प्रत्येक भाग की अपनी पृथक विशेषता है। अगला दोस्तों, इन वायुमंडलों का वर्णन इस प्रकार है। अगला है आपका स्थल मंडल का विकास। उल्काओं के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि बहुत से ग्रहाणु में एकत्रित होने से सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है, जिसमें से पृथ्वी भी एक है। या पृथ्वी की उत्पत्ति की ग्रहाणु परिकल्पना है दोस्तों। पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान तथा बाद में जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था तो इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई और ताप से पदार्थ पिघलने व गलने लगा। इस क्रम में अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गई। हल्के तथा भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व में अंतर के कारण पृथक होने लगे। इस अलगाव इन जैसे लोहा पृथ्वी के कारण केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर ऊपरी भाग की ओर आ गए। इसके पश्चात ये ठंडे होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो गए और भूपर्टी के रूप में विकसित हो गए दोस्तों। अगला है हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संघटन के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो विभेदन का दूसरा चरण है। अगला, विभेदन की प्रक्रिया में पृथ्वी के पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गए। पृथ्वी के धरातल में क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं, जैसे परपर्टी, प्रवार, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। पृथ्वी की ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक घनत्व बढ़ता जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। इसके विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें का ह्रास। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली गैसों तथा जल वाष्प ने वायुमंडल के विकास में योगदान किया है। और तीसरी अवस्था में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया है। अगला विकास क्रम वायुमंडल एवं जलमंडल। वायुमंडल के विकास की आरंभिक अवस्था में हाइड्रोजन तथा हीलियम अधिक मात्रा में मौजूद था, किंतु सौर पवनों के आवेश युक्त प्रभावों के कारण इन गैसों की मात्रा पृथ्वी पर सीमित रह गई है। अर्थात सभी पार्थिविक ग्रहों से और प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। अगला, पृथ्वी के लगातार ठंडा होने की प्रक्रिया तथा विभेदन के क्रम में कई गैसें तथा जलवाष्प का उत्सर्जन पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडल में हुआ है। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ है। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतर भाग से गैस धरती पर आई दोस्तों, उसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया अधिक मात्रा में थी और स्वतंत्र ऑक्सीजन कम थी दोस्तों। अगला, ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प व गैसें बढ़ने लगी तथा पृथ्वी के ठंडा होने से जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और गिरावट आई। इसके फलस्वरूप संघनन व अत्यधिक वर्षा हुई। अगला, पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गर्तों में एकत्रित होने लगा, जिससे महासागर बने। ये पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ वर्षों के अंतर्गत बने। महासागर लगभग 400 करोड़ वर्ष पुराने हैं तथा लगभग 380 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन का विकास प्रारंभ हुआ। यद्यपि लगभग 250 से 300 करोड़ वर्ष पूर्व प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई। अगला, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की द्वारा ऑक्सीजन में बढ़ोतरी महासागरों के कारण हुई है, अर्थात महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष में पूर्ण रूप से भर गई है। अगला है जीवन की उत्पत्ति।
जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी पर आज से 460 करोड़ वर्ष पूर्व जीवन का विकास हुआ है। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया मानते हैं जिसमें पहले जटिल जैविक अणु बने हैं तथा उसका समूहन हुआ है। अगला पॉइंट, पृथ्वी पर जीवन के चिन्ह अलग अलग की इस चट्टानों में पाए जाने वाले जीवाश्म के रूप में हैं। 308 अरब वर्ष पुरानी भूगर्भिक शैलों में पाए जाने वाली सूक्ष्मदर्शी संरचना नील हलित शैवाल से मिली है दोस्तों, की संरचना से मिली है। अगला, एक कोष की जीवाणु से लेकर आज के मनुष्य तक के जीवन के लिए विकास को भूवैज्ञानिक काल माप क्रम में देखा जा सकता है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए, भूवैज्ञानिक काल मापक्रम, देखिए ये आपके सामने है, इसको देख लीजिए। नवजीवन आज से 6.3 करोड़ वर्ष पहले तृतीय कल्प है। तो ये दो इतना आपको अपने आप देख लीजिए दोस्तों, क्या लिखा हुआ है इसमें। देखिए पढ़ लीजिए दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं, पृथ्वी की गतियाँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से 66.1/2 डिग्री का कोण बनाता है प्यारे दोस्तों। इसे पृथ्वी की अक्ष का झुकाव कहते हैं। इस अक्ष के उत्तरी सिरे पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी सिरे पर दक्षिणी ध्रुव है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है तथा अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की भी परिक्रमा करती है। इस प्रकार पृथ्वी की दो गतियां पाई जाती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। चलिए घूर्णन क्या है। घूर्णन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। यह अपने अक्ष पर घूमती हुई एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है दोस्तों। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, डे ऑफ द अर्थ कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं। यह पृथ्वी की दैनिक गति होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही उसके सभी भागों में दिन और रात क्रम होता है दोस्तों। पृथ्वी की प्रकाश और ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, अतः अपने अक्ष पर घूमते समय इसका आधा भाग सूर्य के प्रकाश में रहता है तथा आधा भाग अंधेरे में रहता है दोस्तों। पृथ्वी के प्रकाश वाले भाग पर दिन तथा अंधेरे वाले भाग पर दोस्तों रात होती है। यदि पृथ्वी घूर्णन ना करे तो सूर्य की ओर वाले भाग पर सदैव दिन होगा तथा गर्मी होगी, वहीं दूसरी भाग सदैव अंधेरे में रहेगा जहां रात होगी तथा ठंडे होगी। चलिए, ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। अगला, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों। क्वेश्चन बनता है पृथ्वी किस साइड से घूमती है, तो आपका उत्तर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। और अब देखिए परिक्रमण क्या है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करना क्या कहलाता है, परिभ्रमण कहलाता है। अर्थात सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यह पृथ्वी की वार्षिक गति होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है प्यारे दोस्तों। सामान्यतः परिक्रमण काल को एक वर्ष में 365 दिन ही माना जाता है और 6 घंटे को सुविधा है छोड़ दिया जाता है, जो 4 वर्षों में जुड़कर 1 दिन के बराबर हो जाता है प्यारे दोस्तों। अगला है, परिक्रमण में 4 वर्ष में 24 घंटे अथवा 1 दिन का अंतर हो जाता है, इसलिए प्रत्येक चौथा वर्ष 366 दिन का होता है। इसे अधिवर्ष दोस्तों कहते हैं। अगला, यह अतिरिक्त दिन फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है और इस महीने में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन होते हैं। चलिए
सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। इसमें पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ओर झुका हुआ रहता है, अतः उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग 6 महीने तक सूर्य की ओर झुका रहता है। प्यारे दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप यहाँ दिन बड़े होते हैं तथा रातें छोटी होती हैं। वहीं इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी तथा दिन छोटे होते हैं। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने झुका होता है तो उसके सभी स्थानों पर दिन बड़े तथा रातें छोटी होती हैं। इस स्थिति में दक्षिणी ध्रुव पर रात नहीं होगी और उत्तरी ध्रुव पर दिन नहीं होगा। अगला है विषुवत व्रत पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। विषुवत व्रत से जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की दिशा में दूर होते जाते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। देखिए, ये है आपका कर्क रेखा। देखिए, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये पृथ्वी के कक्षीय तल हैं। देखिए, ये हल्की झुकी हुई है, देखो आपका, और ये आपका कर्क रेखा है, ये आपका विषुवत रेखा है, आपकी मकर रेखा है। ये 23 सही 1/2 उत्तरी गोलार्ध पृथ्वी केंद्रीय समतल पर लंब है, यहाँ से यहाँ तक। देखिए, चलिए अगला देखते हैं। ऋतु चक्र, ऋतु परिवर्तन और संक्रांति, उत्तरी अनयांत और ग्रीष्म संक्रांति। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है। इस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। दोस्तों, अगला है ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। प्यारे दोस्तों, अगला है उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है और 21 जून को विषुवती व्रत के उत्तरी भाग में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। अगला, पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर अनयांत कहते हैं। इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांत भी कहते हैं। अब देखिए दक्षिणी अनयांत या शीत संक्रांति, ये क्या है? 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इससे दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाले ग्रीष्म ऋतु होती है। प्यारे दोस्तों, अगला है इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी के इस अवस्था को दक्षिण अयांत कहते हैं, अयनांत कहते हैं। इसके विपरीत स्थिति दक्षिणी उत्तरी गोलार्ध में होती है और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। दोस्तों, अगला है इस स्थिति को शीत संक्रांत भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यहाँ से कि ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। दोस्तों, अब देखिए विषुव क्या है। 21 मार्च व 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर लंबवत पड़ती हैं। दोस्तों, इस अवस्था में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसे विषुवत कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसके विपरीत स्थित होती है जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। अतः पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन भी दोस्तों होता है। अगला है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग दीर्घवृत्तीय होने के कारण सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी वर्ष भर एक समान नहीं रहती। इसकी कुछ प्रमुख स्थितियां निम्न हैं। उपसौर 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट दोस्तों होता है, अर्थात सूर्य पृथ्वी से 14.73 करोड़ दूर होता है। इस स्थिति को उपसौर
कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अपसौर क्या है। अपसौर 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है, अर्थात सूर्य पृथ्वी से 15.21 करोड़ दूर होता है। इस स्थिति को अपसौर कहते हैं दोस्तों। ये देखिए आपका चित्र है। सूर्य से न्यूनतम दूरी, निम्नतम दूरी पृथ्वी और ये उच्चतम दूरी अपसौर। ये आपका उपसौर, ये निम्नतम दूरी होती है, और उपसौर क्या होता है, निम्नतम दूरी होती है, और अपसौर क्या होता है, उच्चतम दूरी होती है। देखिए, चलिए अब देखिए ग्रहण क्या है। ग्रहण का अर्थ किसी खगोलीय पिंड के अंधकारमय हो जाने से होता है, जो कि किसी अन्य खगोलीय पिंड के उस खगोलीय पिंड के प्रकाश मार्ग में आने के कारण होता है। ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं, जिसका विवरण निम्न है। एक है आपका चंद्र ग्रहण। देखिए इसको देख लेते हैं। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह प्रायः पूर्णिमा के दिन होता है, या आंशिक या पूर्ण हो सकता है। अगला है पूर्ण चंद्र ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी की छाया के अधीन आता है। अगला है पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक की होती है। यह स्थिति तब बनती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच की पृथ्वी होती है और तीनों एक ही रेखा में होते हैं। इस स्थिति को युति या वियुति कहते हैं। अगला है जिन क्षेत्रों में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है वहाँ की स्थिति को प्रच्छाया कहते हैं, और जिन क्षेत्रों में अर्ध चंद्र ग्रहण हो दिखाई देता है उसे उपछाया कहते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये स्थिति आपकी है। चलिए आगे देखते हैं। अब सूर्य ग्रहण देख लीजिए। जब सूर्य व पृथ्वी की बीच चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी के जिन क्षेत्रों में चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है वहाँ सूर्य ग्रहण होता है। यह प्रायः अमावस्या के दिन होता है। दोस्तों कब होता है, अमावस्या के दिन होता है। अगला है सूर्य ग्रहण पूर्ण या आंशिक हो सकता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। इसमें चंद्रमा पश्चिम दिशा से सूर्य को ढकना प्रारंभ करता है और आकाश में नीला या काला दिखाई देता है। वर्ष में न्यूनतम 2 तथा अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। अगला देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान अंधकारमय काल अवधि अधिकतम 7 मिनट 40 सेकंड की हो जा सकती है। सामान्यतः इसकी औसतन अवधि 2.5 मिनट की होती है। डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन घटित होती है। सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस समय कोरोना के विकिरण पराबैंगनी किरणें से आंखें खराब होने का खतरा रहता है। देखिए यह है आपका पूर्ण सूर्य ग्रहण। देख लीजिए। अगला है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर को निम्न बिंदुओं से समझाया जा सकता है। ग्लोब क्या है, देखिए ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इस पर देशों, महादेश, द्वीपों तथा महासागरों को उनके ही आकार में दिखाया जाता है। दोस्तों विषुवत ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध दोस्तों कहा जाता है। ये दोनों भाग बराबर होते हैं। यह वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाता है, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति को बताने में महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों निभाता है। किसी स्थान की स्थिति की जानकारी है तो अक्षांश एवं देशांतर दोनों रेखाओं की आवश्यकता होती है। अगला अक्षांश रेखा किसी दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को माप को अक्षांश कहा जाता है। दोस्तों इसे विषुवत वृत्त से दोनों ध्रुवों की ओर अंशों में मापा जाता है। अगला एक अंश
के 60 बराबर भाग किए जाते हैं और प्रत्येक इकाई को 1 मिनट कहा जाता है। 1 मिनट को पुनः 60 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को सेकेंड कहा जाता है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृक्षों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, विषुवत वृत्त से दोनों ओर ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। अतः इसकी माप 360 डिग्री अंश का 1/4 अर्थात 90 डिग्री होता है। इस वृत्त के उत्तर की ओर की सभी दिशा समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी ओर की समांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश भी कहा जाता है। अगला है केरल राज्य का एर्णाकुलम तथा अफ्रीका के तंजानिया देश के लंडी नगर 10 डिग्री अक्षांश वृत्त पर स्थित हैं। इसी प्रकार महाराष्ट्र का चंद्रपुर तथा ब्राज़ील का दक्षिणी अमेरिका का बेलो होरिजोटे दोनों ही 20 अक्षांश पर स्थित हैं। अंतर केवल यह है कि एक उत्तर में तथा एक दूसरा दक्षिण में है। चलिए आगे देखते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अब देखिए महत्वपूर्ण अक्षांश एवं रेखाएं, देशांतर रेखाएं, महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं। दोस्तों, विषुवत वृत्त क्या है? यह पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। इसे 0 डिग्री अक्षांश अथवा भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अगला है दोस्तों कर्क वृत्त। यह उत्तरी गोलार्ध में एक महत्वपूर्ण अक्षांश वृत्त है। यह विषुवत वृत्त से दोस्तों 23.1/2 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी है। यह भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है। अगला है मकर वृत्त। मकर वृत्त 23 डिग्री से 30 मिनट दक्षिणी कर्क वृत्त के समान है, लेकिन यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है प्यारे दोस्तों। अगला है आर्कटिक वृत्त। यह विषुवत वृत्त से 66.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश की कोणीय दूरी पर अवस्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त है। अगला अंटार्कटिका वृत्त। यह विषुवत वृत्त से 66.1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की कोणीय दूरी पर अवस्थित है और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। पृथ्वी के ताप कटिबंध देखिए, उष्ण कटिबंध कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है दोस्तों। अगला है शीतोष्ण कटिबंध। ध्रुव की ओर सूर्य की किरणों तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है दोस्तों। अगला है शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र, जहां सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, फलता या ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं दोस्तों। यह है आपका शीत कटिबंध। ऊपर वाला क्या है आपका शीतोष्ण कटिबंध, नीचे वाला आपका शीत कटिबंध। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच की क्षेत्र, जहां सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, फलता यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं दोस्तों। यह है आपका शीत कटिबंध। ये देखिए, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ये आपका है मकर रेखा, ये विषुवत रेखा 0 डिग्री है दोस्तों। ये उत्तरी शीत कटिबंध है, या दक्षिणी शीत कटिबंध है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी है या 23 डिग्री दक्षिणी है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए देशांतर रेखा क्या है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा दोस्तों बोलते हैं। अक्षांश रेखाओं के विपरीत देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार दोस्तों होती हैं। इनके बीच की दूरी को अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को पुनः मिनट और सेकंड में विभाजित किया जाता है दोस्तों। अगला है देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों को
ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। ध्रुवों पर इनकी दूरी शून्य हो जाती है क्योंकि यहाँ ये एक बिंदु पर मिल जाते हैं। अतः ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तथा भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किलोमीटर दोस्तों होती है। अगला है प्रधान मध्याह्न रेखा। क्या है दोस्तों, ये देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा। ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री 0 अंश होता है। इसमें 180 डिग्री अंश पूर्व तथा 180 डिग्री अंश पश्चिम देशांतर की गणना की जाती है। ये दोनों एक ही रेखा है। अगला है, ये दोनों यमुनोत्तर से मिलकर पृथ्वी के 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए पूर्व तथा पश्चिम के लिए पश्चिम का प्रयोग होते हैं दोस्तों। अगला देखिए, ये है आपका ग्लोब पूरा, देख लीजिए ये ग्लोब, ये आपका यमुनोत्तर रेखा है, ये आपकी देशांतर रेखाएं हैं पूरा दोस्तों। और ऐसे आपका अक्षांश रेखाएं होती हैं, ये आपकी देशांतर रेखाएं होती हैं दोस्तों। ये आपका पूरा उत्तरी गोलार्ध है। देखिए अब देशांतर और समय मापने का सबसे उत्तम साधन पृथ्वी, चंद्रमा और दोस्तों ग्रहों की गति है। सूर्य की नियमित रूप से उदय एवं अस्त होता है, अतः यह विश्व का सर्वोत्तम प्राकृतिक समय मापक है। अगला, ग्रीनविच की प्रधान मध्याह्न रेखा पर जब सूर्य आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर होता है तो इस देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों पर मध्याह्न होता है। इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को मध्याह्न रेखा भी दोस्तों बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी से पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ग्रीनविच से पूर्व के स्थानों का समय ग्रीनविच समय से आगे तथा पश्चिम के स्थानों का समय दोस्तों पीछे होता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है, इसलिए इसकी घूर्णन गति 15 डिग्री देशांतर प्रति घंटा या प्रति 4 डिग्री मिनट से 1 डिग्री देशांतर है। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं तो उस समय ग्रीनविच के पूर्व 15 डिग्री देशांतर 15 × 4 यानी 60 मिनट अर्थात 1 घंटे का समय आगे हो जाता है। वहीं 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, अर्थात वहाँ सुबह के 10 बजे होंगे। इसके साथ ही 180 डिग्री पर मध्यरात्रि होगी। अगला है स्थानीय समय। स्थानीय समय का तात्पर्य सूर्य की छाया के आधार पर समय का निर्धारण है दोस्तों। जब किसी स्थान पर सूर्य आसमान में सीधे सामने सबसे उच्चतम बिंदु पर होता है और प्रतिछाया न्यूनतम होती है तो वहाँ का स्थानीय मान समय दोपहर 12 बजे होता है। इसी प्रकार स्थानीय समय की गणना सूर्य की छाया से की जा सकती है। सूर्य की छाया दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है दोस्तों। मानक समय, किसी भी देश का मानक मध्याह्न रेखा का स्थानीय मान मानक समय होता है। भारत में 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक मध्याह्न रेखा कहा जाता है, जो लगभग भारत के मध्य में है। अगला, इसे भारतीय मानक समय भी कहते हैं, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। इस समय को संपूर्ण देश का मानक समय माना जाता है। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक है, अतः वहाँ से अधिक मानक समय का निर्धारण किया जाता है। उदाहरण स्वरूप 11 मानक समय है। अगला है, पृथ्वी के 24 समय क्षेत्रों टाइम जोन्स में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक समय क्षेत्र टाइम जोन 15 डिग्री देशांतर होते हैं और प्रत्येक क्षेत्र के बीच 1 घंटे का अंतर दोस्तों पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत के असम राज्य के डिब्रूगढ़ तथा गुजरात के द्वारका नगर के मध्य 1 घंटा 45 मिनट का अंतर पाया जाता है। इसे देखते हुए मध्य देशांतर रेखा को चिन्हित किया गया है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथिरेखा दोस्तों कहा जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो स्थल खंडों को छोड़कर 180 डिग्री देशांतर के सहारे गुजरती है। इसे 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुई संधि में अपनाया गया था। यह रेखा आर्कटिक सागर
चुक्की सागर, बेरिंग सागर व प्रशांत महासागर से गुजरती है। दोस्तों, बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। इस रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने या पार करने पर एक दिन घट जाएगा, जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करने पर एक दिन बढ़ जाएगा। यह रेखा सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी होती है, ताकि यह किसी स्थल खंड से होकर न गुजरे। यह रेखा 3 बार विचलित होती है। वर्ष 2011 में समोआ द्वीप को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में कर दिया गया है। इसी प्रकार टोकेलाऊ भी इस रेखा के पश्चिम में आ गया है। इस परिवर्तन का मुख्य कारण इन द्वीपों के ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड से भौगोलिक समीपता एवं व्यापारिकता की अधिकता है। अब देखिए कुछ अतिरिक्त तौर देख लीजिए। खगोलीय शास्त्री लिटलटन ने पृथ्वी के निर्माण का अभिवृद्धि सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसने? लिटलटन ने। घूर्णन के कारण पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी तथा विषुवत पर उभरी रहती है। इस कारण ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी के व्यास में अंतर पाया जाता है। पृथ्वी के घूमने या घूर्णन का वेग भूमध्य रेखा से दिए गए स्थानों की दूरी पर दोस्तों निर्भर करता है। तो दोस्तों, ये एनसीईआरटी बेस आपका जो है पृथ्वी से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैंने पढ़ा। इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ये आपको टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों हैं। इसको 1 से 2 बार अगर आप लोग देख लेंगे तो निश्चय ही ये सारे टॉपिक इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो आपके निश्चय ही सही होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले भी मैंने इसके 2 पार्ट दिए हैं, पहला और दूसरा पार्ट आप प्लेलिस्ट में पढ़े हैं। आप लोग ना देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।